पे आके वो हक कर रहा है वो कैमरा वो जर्नलिस्ट को कि तुमने मुझे फेमस कर दिया और वो हाथ तो उसने ऐसे ही बांधा, उसने जाके उसको हक किया। तो ऐसे तो फिर उसके बाद वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए दिल्ली में। उससे पहले हम नहीं सुनते थे उनका नाम, बट जिस जब से उनका ये थोड़ा वो को एक लगता बहुत है। कॉमन चीज़ रहती है कि जो मीडिया होते हैं वो टीआरपी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्या ये सच है? नहीं, बात तो है कि अब क्या कभी मतलब जो मीडिया है वो पॉलिटिक प्रेशर में आके थोड़ा न्यूज़ को मैनिपुलेट करती है? इसका तो आप बहुत अब सुना होगा आपने, ये जो टर्म आजकल कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह, तो ये बहुत। मीडिया ऑल्सो को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों के इमोशंस को ज़्यादा ट्रिगर करना चाहते हैं कि लोग को बहुत गुस्सा हो जाए, या बहुत को लगे अच्छा हाँ ये हो रहा है हमारे साथ, ये आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं एनडीटीवी चैनल में, और वे काफ़ी सीनियर लेवल की पोस्ट पे हैं। तो आज हमने इनसे बात की है कि एक न्यूज़ चैनल किस तरीके से वर्क करता है, और जैसे काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है एक चैनल के थ्रू, या मिसकंसेप्शन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया जाता है, तो क्या वो उसके पीछे क्या रीज़न है, कितना सच है या कितना झूठ है, इसके बारे में भी हमने बात की है। और भी काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में आज हमने कवर किया है। सो वीडियो को एंड तक का जरूर देखना। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैम आप हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं जो कि हम इस निश में जा रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी बात नहीं की। आप हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं लिटरली। वेल, थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। अच्छी बात है, आपकी शुरुआत मेरे साथ हो रहा है। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक जो जर्नलिस्ट की लाइफ होती है वो कैसी होती है? अब जर्नलिस्ट, अब डिपेंड करता है। जैसे मैं न्यूज़ एंकर हूँ एनडीटीवी के साथ, तो मैं काफ़ी अब फील्ड में नहीं जाती हूँ उतना, स्टूडियो में ही ज़्यादातर रहना होता है। बट जो जर्नलिस्ट होते हैं, डिपेंड करता है आपका बीट क्या है। इफ़ यू इन पॉलिटिक्स, इफ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो तो फिर आपको पार्टीज़ कवर करनी होती है, जैसे बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी वगैरह। तो आप उनके साथ आपको कांटेक्ट रखना होता है। अगर आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं तो आपको सारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो मैं इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट हूँ, तो वो फॉलो करनी होती हैं। और क्या हो रहा है, क्या देश के लिए ठीक हो रहा है, कुछ इश्यूज उठानी होती है। जैसे कि अब उत्तराखंड की अगर बात करें, तो अब बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत बड़ी इशू है, सड़कें मतलब धंस जाती हैं। एंड ये जो चार धाम यात्रा का जो वो बात अभी हो रही है चल रहा सड़कों को चौड़ा करने का, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, लेकिन फिर बोला गया कि आर्मी की वजह से चाहिए है, और उसी में मतलब ख़त्म हो गया कि मतलब जब नेशनलिज्म की बात होती है तो सब मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। बट फैक्ट रिमेन्स कि ये बहुत बड़ी इशू है हमारे पहाड़ में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत जगह जो पानी के स्रोत हैं मतलब वो कम होते जा रहे गायब हो रही हैं। कुछ जगह जोशीमठ धंस रहा है, हैं। जो लैंडस्लाइड्स बढ़ी जा रही हैं। अब भूकंप भी आते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो इट्स समथिंग हमको सोचना है। जिस तरह से हमको ये टूरिज़्म और पर्यटक जितने आ रहे हैं, हमको उतने चाहिए नहीं चाहिए हमको। अगर लॉजेस बन रही हैं, अगर लोग कूड़ा कबाड़ा फेंक रहे हैं, तो उसके बारे में भी बहुत सारा सोच। तो इस तरह की बातें मैं कवर जैसे करती हूँ। कुछ जो सिटी के रिपोर्टर्स होते हैं जो शहर के चीज़ें कवर करते हैं कि अरे पॉट होल है यहाँ पर, या यहाँ पानी भर गया, तो उनको बेचारों को सुबह शुरू करना पड़ता है, फिर वहीं खड़े होके रिपोर्ट देनी होती है। अगर फिर जैसे हम केस स्टडीज़ बोलते हैं एक चीज़ को, अगर हम कह रहे हैं कि इस इलाके में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम किसी आंटी को ढूंढेंगे जो बताएगी कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मुझे पानी भरना पड़ता है, या मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे एज एक किचन का स्टोरी काम। टाइप। हाँ, तो उससे फिर जो व्यूअर्स हैं, मैं तो टीवी जर्नलिस्ट हूँ तो मैं उसकी बात कर सकती हूँ, तो उनको एम्पथी सी हो जाती है। उनको लगता है हाँ, मतलब उनकी कहानी सुन के फिर लार्जर इशू आप बताएंगे कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये एसटीपी काम नहीं कर रहा है, दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो भी, तो इस वजह से पानी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, यमुना का पानी कम हो गया है। और यह यमुना, उसमें बहुत जहरीला भी मैटर चला जाता है। तो ऐसे दिल्ली में अभी हुआ है कि उसका पानी इतना टॉक्सिक हो गया था कि उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। और जो एसटीपीज होती हैं, मतलब
वो ट्रीट करते हैं एफ्लुएंट्स को, पानी को ट्रीट करके फिर घरों में भेजते हैं, वो उससे कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना जहरीला पानी हो रहा था, इतना टॉक्सिक हो रहा था। तो इससे, और फिर जैसे कोई कहेगा मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो ये सब चीज़ें को लेके जिससे आम आदमी अब देख सकता है कि हाँ, ये नहीं है कि अच्छा दिल्ली की सरकार ने ये किया और पानी नहीं पहुंच रहा है और हम बस बता रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो जल बोर्ड का जो अधिकारी है वो क्या बोल रहा है, तो उससे लोग अच्छा ठीक है होगा बड़ा। पर अगर आप दिखाओगे जिस तरह से एक महिला को दिक्कत हो रही है या बच्चा बीमार पड़ गया, तो उससे फिर लोगों को बहुत एम्पैथी होती है, उनको एक लगता बहुत है। कॉमन चीज़ रहती है कि जो मीडिया होती है वो टीआरपी के पीछे ज़्यादा भागती हैं, क्या ये सच है? नहीं, बात तो है कि अब बहुत कंपटीशन हो रहा है, इतने सारे चैनल्स हैं, तो ज़रूर ये होता है कि मीडिया चाहती है कि हम पहले पहुंचे, हम पहले कुछ कुछ कवर कर बहुत लें। कवर करे, जिस तरह से उसको बड़ा स्प्लैश बने, अब वो ट्रेंड करे, वो एकदम वायरल हो जाए हमारा क्लिप, तो ऐसे ज़रूर होता है। बट फिर आई थिंक व्यूअर्स को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला चैनल तो यही सब बकवास करता है और मुझे ये चैनल देखना है, जैसे एनडीटीवी जो एकदम आपको सही, आपको जो खबर आपकी ज़िंदगी के लिए बेटर बनाए, वो ज़रूरी खबरें देती है ज़्यादा, कि पानी की प्रॉब्लम या जो आजकल ये प्रदूषण जो हवा में पोल्यूशन चल रहा है उसके बारे में, या हम बताएंगे कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में बहुत ट्रीज काटे जा रहे हैं एक जगह, बट एट द सेम टाइम कि आपको सड़कें की भी ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक जैम हो रहे हैं बहुत वो ज़्यादा भी बढ़ गया, तो मतलब ये सारी इश्यूज, या तो हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पर वो एक मंदिर है, एक मस्जिद है, यहाँ पर ये हो रहा है, अरे किसी की आवाज़, मतलब वो लोगों, आजकल हमको ये भी समझना है बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हो गई हैं जो हिंदू बचाव या इस टाइप की, तो ये सब ये मामले ये सब ढूंढते हैं कि हम कैसे सामने आए टीवी में, तो वो उठा लेंगे कोई मुद्दा, अच्छा यहाँ पर ये मस्जिद है, ये बहुत पुरानी है, अरे ये है वो है। जैसे अभी डून स्कूल में कुछ ग्रुप गई थी, उन्होंने वो फेसबुक पे भी डाला कि वहाँ पे कोई मज़ार है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब किसी को पता भी नहीं है क्या था, क्या वो डून स्कूल भी ठीक से बता नहीं रहा है, बट एक तरह से वो नेशनल मीडिया में आ गया, है ना, तो वो न्यूज़ बन गई। तो आई थिंक मीडिया ऑल्सो थोड़ा सा, अब ये तो खैर बिकॉज इट वाज डून स्कूल, आई थिंक वो बड़ी खबर हो गई, बट मीडिया ऑल्सो को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों के इमोशंस को ज़्यादा ट्रिगर करना चाहते हैं कि लोग को बहुत गुस्सा हो जाए या बहुत उनको लगे अच्छा हाँ ये हो रहा है हमारे साथ, ये ठीक नहीं हो रहा है जो भी ये हो रहा है, तो ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा ये मीडिया आजकल आपको मतलब इंस्टिगेट करना चाहती है, ज़्यादा करती है, बहुत मैनिपुलेट, हाँ एब्सोल्युटली राइट, मैनिपुलेट कर रहे हैं व्यूअर्स को, क्योंकि मैम इंडिया के, और आई थिंक व्यूअर्स को समझना चाहिए, जैसे हम अब जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जब उनको कोई खबर आती है और वो हेडलाइन देखते हैं, तो वेरी ऑफन हम मीडिया वाले ही हम वो हेडलाइन को थोड़ा सेंसेशनल करना चाहते हैं, तो जो है शायद वो एकदम वही नहीं है। तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए कि ठीक से पढ़ो खबर को, समझो, इससे पहले कि आप उत्तेजित हो जाए, गुस्सा हो जाए या जो भी हो जाए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आगे पीछे। मतलब लोग अब आजकल इंटरनेट इतनी पावरफुल चीज़ है, आप अपने को एडुकेट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं होता है एडुकेशन, व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आपके दिमाग को ख़राब करने वाली भेजते हैं। आपके हिसाब से इंटरनेट पे एजुकेशन की क्या चीज़ है? आई एम जस्ट सेइंग, अगर जैसे कुछ बोला कि अच्छा उत्तराखंड में ये है या समथिंग अबाउट द गंगा समथिंग, तो यू कैन इजीली रिसर्च इट थोड़ा सा, रादर देन गेटिंग इट ऑन व्हाट्सएप, या हिस्ट्री का जो आजकल हो रहा है कि फलाना ये हुआ था या वो हुआ था, ये और भेजेंगे व्हाट्सएप पे बड़े अच्छे से कि एक पूरा ग्राफिक बना के और फिर लिखा जाएगा, कोड भी दिया जाएगा, बट ये सब आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आजकल फैली हुई है और लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और सोचना चाहिए, और एक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी यूथ है, ये किसी भी फील्ड में, बट आपको थोड़ा सा जो आपको बताया जा रहा है, आपको एकदम हाँ ये जो कह रहे हैं एकदम सही है नहीं, क्योंकि जैसे हम न्यूज़ वाले हैं तो हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, एनडीटीवी रखती है, आई कांट से अबाउट अदर न्यूज़ चैनल्स, बट हम ट्राई करते हैं जितना भी सच है वही बताने का। बट जैसे यूट्यूब है और इसमें तो वो कोई चेक्स बैलेंसेस है नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि आप
जरूर सही तो बता मैम रहे हो इसमें नहीं चेक बता रहे होते हो। हैं? नहीं, यूट्यूब वगैरह में नहीं होते नहीं, चेक, फेसबुक रिकॉर्डिंग में में। मैम हाँ, रिपोर्टिंग कैसे? में जैसे अगर हमारा रिपोर्टर कुछ हमको बता रहा है तो हम चेक करेंगे, अच्छा ये सही है, या रिपोर्टर को भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाके बताना है कि जो स्थानीय जो हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, या अगर दो दो जनों में लड़ाई हो गई या दो कम्युनिटीज़ में लड़ाई हो गई तो उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा अच्छे से बताना है, एकदम लोगों को उत्तेजित करने के उससे नहीं बताना चाहिए। दो अगेन वो टीआरपी में आ जाता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ थोड़ी तो सेंसेशनल मैम क्या लगे। टीआरपी के मतलब टीआरपी ज़्यादा लेने के लिए खबरों को गलत भी दिखाया जाता है? अब हो सकता है, अब गलत दिखाना या उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि यहाँ पर एकदम ये हो रहा है। जैसे अभी कुछ कुछ वीडियो हुआ था वायरल जिसमें एक रिपोर्टर बता रहा है यहाँ पर इतना पानी आ गया है और सारा फ्लडिंग हो गई है इस स्ट्रीट में, और किसी ने जो आज आ जा रहा था किसी ने वीडियो लिया तो पता चला वो जो पानी में लग रहा था यहाँ तक पानी है उसका, वो बंदा अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ था वो पानी में। ओके। तो एकदम यहाँ तक पानी, बट एक्चुअली अगर खड़ा होता तो यहाँ तक पानी था, एकदम घुटने तक था। तो वो थोड़ा मिसलीडिंग हो गया अपना मतलब बढ़ा दिखाने का। चढ़ा के बता देना। हाँ, कुछ एग्जैजरेट करके और बताना। मैम ये मॉडल कैसे काम करता है इसका, मतलब एक चैनल का थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मैम चलता न्यूज़ कैसे है ये, या किस तरीके से इसमें वर्क होता है, थोड़ा उसके तो बारे में? न्यूज़ चैनल में बहुत काम होता है, क्योंकि एक तो आप रिपोर्टर्स और एंकर्स को आप सामने देखते हैं, बट पीछे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है जिसमें एक डायरेक्टर होते हैं और सारे जो विजुअल्स उनके आते हैं, एक विजन मिक्सर होता है जिससे हम उसका एडिट वहीं पर काटते हैं ऑनलाइन, इंजीनियर्स होते हैं, कैमरा पीपल होते हैं। तो वो सब मतलब न्यूज़ पे काम करते हैं। एडिटर्स होते हैं जो हमारे डेस्क पे जो डिसाइड करते हैं कि ये हेडलाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वो हेडलाइन ज़्यादा ज़रूरी है, या इस खबर को ज़्यादा दिखाएं उस खबर को कम दिखाएं। तो वो एडिटर्स हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं न्यूज़ के मामले में, तो उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी न्यूज़ को हमको आगे बढ़ाना है। जैसे जब 10-15 साल पहले जब मैं एयर पोल्यूशन पे रिपोर्ट करती थी तो अनफॉर्चुनेटली हमारा उतना उस पर ध्यान नहीं होता था, तो मुझे भी बड़ा एडिटर्स के पीछे पड़ना पड़ता था कि इसको लो, ये खबर ये बहुत ज़रूरी है, मैंने पूरा रिपोर्ट किया है, मैंने बात किया लोगों से, ये कोई साइंटिफिक कुछ पेपर आया है इसके बारे में। तो उस समय उतना नहीं होता था, बट फिर कुछ साल बाद ऐसे हुआ कि आई थिंक अमेरिकन जो यूएस की एम्बेसी थी उन्होंने एकदम बोला कि जो हमारे जो बच्चे हैं एम्बेसी वाले और सब मतलब घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत पोल्यूशन हाई हो गया है। तो थैंक्स टू दैट, थैंक्स टू फ्यू मोर थिंग्स, फिर ये जो दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन उसकी बहुत ज़्यादा, फिर वो तो एकदम टॉप न्यूज़ बन वो गई। तो बन गया था, वो तो शायद हाँ, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ भी बन गया था। एब्सोल्युटली। और एंड थैंक्स टू दैट थोड़ा सा अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि हर साल हम पोल्यूशन रिपोर्टिंग करते हैं और कुछ हो नहीं पाया है सैडली। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे, लोग हाय हाय कर रहे थे, जो औरतें थी वो बाहर आई कि हमारे बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं, सबको नेब्यूलाइजर्स करना पड़ रहा है, दवाई लेनी पड़ रही है। तो इट्स थैंक्स टू द मीडिया कितनी अवेयरनेस हुई इस बारे में। बट उसमें भी फिर वो बिकॉज इट हैपन्स कि अक्टूबर के टाइम जब ठंडा पड़ता है तो दैट्स और ये जो फार्म फायर्स होती हैं पंजाब में, तो उस समय हमारा पोल्यूशन, और फिर दिवाली आ जाती है, तो दिवाली लेके फिर एक और इशू वो हो जाता है हिंदुओं वाला कि तुम हमारे मतलब रिलीजन, क्योंकि दिल्ली में मतलब अंधाधुन पटाखे बजाते हैं लोग, पहले बजाते थे अब थोड़ा कम हो गया थैंकफुली, बट एकदम वो कुछ दिन तक टॉक्सिक रहता है वो शहर। आई कांट टेल यू, एकदम जैसे सब बंद रहते उसी पॉइजन में। अब है तो है, अब हम साइंटिफिक बता रहे हैं कि ये पॉइजनस है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नहीं पटाखे नहीं बजाने हैं, बट फिर कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा अब तुम दिवाली के लिए बोल रहे हो बट क्रिसमस के लिए नहीं बोल रहे हो, न्यू ईयर्स के लिए। तो ये सब में बहुत ये रहता है। वो हो जाता है, बट क्रिसमस वगैरह में नहीं बजाते हैं पटाखे, नॉट द वे कि दिवाली में लड़ियों पे लड़ियाँ बजाए जाते हैं। तो इट्स नॉट, सो दैट्स व्हाट मीडिया आल्सो नीड्स टू पोर्ट्रे कि ये रिलीजन वाला मामला है नहीं, ये है थोड़ा सा हेल्थ का मामला। क्या कभी मतलब जो मीडिया है वो पॉलिटिक प्रेशर में आके थोड़ा न्यूज़ को मैनिपुलेट करती है? इसका तो अब बहुत अब सुना होगा आपने, ये जो टर्म आजकल कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह, तो ये बिल्कुल होता है कि थोड़ा सा मैंने ही देखा है कि जो
जैसे कुछ न्यूज़ अगर हमको ज़्यादा प्ले अप करना चाहिए उतना होता नहीं है। अगर हम कहेंगे कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं या महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, इसका क्या वजह है, ये वो, इसके बारे में ज़्यादा रिपोर्ट, बट जो होता है रादर देन इन इश्यूज पे ध्यान देना, तो कुछ मंदिर मस्जिद के उसमें चले जाएंगे तो लोग फिर हाँ उसी में मस्त रहेंगे, वो भूल जाएंगे अपना जो भी हो रहा है। तो वो इरिस्पॉन्सिबल है थोड़ा, और वो फिर पॉलिटिक्स में भी हेल्प करता है एक तरह का माइंडसेट क्रिएट करने में। एक मीडिया पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिशियन को कैसे हेल्प करती है? अब हेल्प करती है कि अगर कैसे, जैसे क्या चेंज अलग कर अलग सकती है सरकार ऐसा? हैं सब स्टेट्स में अलग अलग, कुछ कहीं पे बीजेपी है, कहीं समाजवादी पार्टी, अभी समाजवादी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है, या साउथ में एआई की ये डीएमके है, स्टालिन वगैरह, या लेफ्ट गवर्नमेंट है। तो मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टेट में कुछ बुरा हो रहा है तो उस पर रिपोर्ट करने का, बट ऑफन वो थोड़ा मैनिपुलेट भी हो जाता है। जैसे अभी ये वेस्ट बंगाल में हुआ था कि वेरी सैड केस की एक डॉक्टर को रेप करके मार दिया गया था, और प्रोटेस्ट किए थे डॉक्टर्स ने, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट फिर उसका वो बीजेपी भी फिर वहाँ पे लग गई, एंड वो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट स्ट्रीट्स में कर रही थी, और बहुत ज़्यादा उस पे काफी मतलब वो तो मैम डॉक्टर्स भी नेशनल थोड़े, न्यूज़ बन हाँ गई। डॉक्टर्स भी थोड़े एजिटेट हो गए थे, एंड बिल्कुल सही था कि दे वांट कि उनकी कुछ प्रोटेक्शन अच्छी रहनी चाहिए, और कुछ शायद फेलियर्स भी हो गए थे, बट ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, एंड मुझे पता है वजह, बिकॉज बीजेपी इज टारगेटिंग तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी। उसी दौरान जब ये सब चल रहा था, आई थिंक उत्तराखंड में एक नर्स बेचारी वो घर जा रही थी, उसको पकड़ के रेप करके मार दिया किसी ने, कहीं एक और भी रेप आईएसबीटी हुए में भी थे हुआ था यहाँ पर। बहुत, हाँ एग्जैक्टली। तो ये सब और भी केसेस हो रहे थे, बट और हमने रिपोर्ट किया, बट अगर उसके बाद उतना ठीक है थोड़ा सा फॉलो अप किया, बट नहीं किया। बट जो बंगाल वाली इशू थी वो तो एकदम सामने रही, बिकॉज आई कुड सी कि ऑल द अदर मीडिया चैनल्स सम वो उसको ज़्यादा प्ले अप कर रहे थे, वो साफ दिख रहा था। तो ये थोड़ा मैनिपुलेशन हो गया ना। तो मैम उन्होंने तो मतलब पूरी एक मतलब कहने की बात तो ये है कि एक मीडिया पूरे के पूरे मतलब और पॉलिटिशियन की उस इमेज टाइम चेंज कर एक्चुअली आई सकते। वांट टू से कि उस टाइम जैसे रेप हुआ और वो जो बंदा था वो भी पकड़ा गया एकदम से, मतलब एक्चुअली वो पुलिस ने उसको नेक्स्ट डे पकड़ लिया था, एंड कोई और नहीं था, बट कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ यूट्यूब में था, कुछ और कुछ ये व्हाट्सएप पे था, कहा कि उसका गैंग रेप हुआ है और कवर अप हो रहा है और ये वो, एंड तब तो फिर सब एजिटेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि और कुछ बीजेपी उन्होंने सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे अब एक्स बोलते हैं, उस पर डाल दिया कि ये गैंग रेप का उसका पता नहीं कुछ हड्डी यहाँ टूटी हुई थी, उसका ये हुआ था, तो कवर अप हो रहा है कि गैंग रेप था। अब सीबीआई वगैरह सब आए, और वेस्ट बंगाल जो पुलिस थी वो कहती रही कि नहीं ये नहीं है, हमने पकड़ लिया बंदे को, बहुत जो हुआ है गलत हुआ है, बट हमारे तरफ से अब क्या करें, वो आया हॉस्पिटल में, उसने जाके इसको पकड़ लिया। अब सड़क पे नहीं किया जैसे उत्तराखंड वाला था, वो तो फिर आपके सड़क सेफ नहीं है, तो हॉस्पिटल के अंदर किया, बट एनीवे फिर बाद में इतना शोर मचा, इतने दिन तक चलता रहा, फिर सीबीआई, फिर फाइनली सीबीआई ने बोला नहीं एक ही बात वही है। तो यू सी इट वाज, उसी को फर्स्ट डे पकड़ लिया था, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। येस हॉस्पिटल सेफ बना सकते हैं, बट नॉट जस्ट इन बंगाल, पूरे देश में हॉस्पिटल्स शुड बी सेफर, बट तो इस तरह से बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल गई थी उस समय, जिससे ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था। हमसे भी पूछा जा रहा था, पीपल आर टेलिंग ओ आई बिलीव कवर अप हो रहा है, वो गैंग रेप था और ये था वो था और ममता बनर्जी और ये सब। तो हमने बोला नहीं, हमारे रिपोर्टर तो कह रहे थे नहीं एक ही बंदा है अभी तक जो भी, और ये कुछ नहीं कि उसकी ये हड्डी टूटी हुई थी या वो हड्डी टूटा हुआ था, वो सब कुछ नहीं था। फिर बाद में वही सच निकला। तो मीडिया हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल ना, आप वही बताओ जो पुलिस बता रही है, आप जो पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल सकते हैं अपना वो बढ़ाने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, आज एक अभी मैं ये लिटरेचर फेस्टिवल में थी देहरादून में, तो एक पुलिसमैन भी थे और एक पत्रकार भी थे, तो मुझे बता रहे थे जिस तरह से एक पॉलिटिशियन थे दिल्ली के, तो वो कुछ प्रोटेस्ट करने वाले थे, उन्होंने कॉप को बोला था कि मैं तुम लाठी कर देना, लाठी चार्ज एंड ऑल। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो गए सामने और उन्होंने वो लाठी वाठी मारी उन पे एंड ऑल, तो उनका वो हाथ का वो हो गया बैंडेज, और वो फ्रंट पेज में
ये जो मतलब रिपोर्ट आ गए पत्रकार उन्होंने वो डाल दिया उनका फ्रंट फ्रंट पेज पेज पे में। कवर हो तो गए। तो वो आके अपने वो जो टूटा वाला हाथ जो उससे आके वो हक कर रहा है वो कैमरा वो जर्नलिस्ट को कि तुमने मुझे फेमस कर दिया। और वो हाथ तो उसने ऐसे ही बांधा, उसने जाके उसको हक किया। तो ऐसे तो और फिर उसके बाद वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए दिल्ली में। उससे पहले हम नहीं सुनते थे उनका नाम, बट जिस जब से उनका ये थोड़ा वो लाठी चार्ज हुआ और उनकी पिक्चर आई हाथ के साथ, तो फिर उसके बाद वो एकदम फेमस हो गए। हाँ, उनका नाम राकेश टिकैत था। हाँ नहीं, वो हाँ शायद उनमें आप उनकी बात कर रहे हो ना, जब वो नहीं नहीं किसान ये आंदोलन हुआ था। नहीं, वो तो किसान आंदोलन की बात है, नहीं ये एक पॉलिटिशियन है दिल्ली के। ओके हम्म। मैम, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए? आपका कैसे इंटरेस्ट आया इस चीज़ में कि मेरे को रिपोर्टर बनना है? सो मैं यहीं देहरादून में पढ़ी थी, ट्वेलम गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। फिर मैं कॉलेज गई थी, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा। और मेरे सारे जो सेंट स्टीवंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे सारे जो क्लासमेट्स थे वो एमबीए करना चाह रहे थे। सो सेकंड ईयर से वो एमबीए की तैयारी हो जाती है शुरू की, कैट लेना है और फिर IIM अहमदाबाद या बैंगलोर या जो भी कैलकाटा सब जाना होता है। तो उस समय फिर मुझे एकदम लगा कि ये बहुत बोरिंग लाइफ है कि अगर कॉर्पोरेट लाइफ, किसी ऑफिस में काम करो और बस देखो बैलेंस शीट देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, या बैंक में काम करो जो भी। तो मतलब इट सीम्स इंटरेस्ट नहीं वेरी था आपको? बोरिंग टू मी, इवन ओके। दो तब तक आई वाज ट्राइंग इकोनॉमिक्स करके कि बेस्ट वो उस समय था वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बट फिर तो मैं सोचा नहीं, मुझे ऑलवेज इंटरेस्ट था एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मैं सोचा मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगी। ओके। तो फिर मैंने एनडीटीवी में इंटरव्यू दिया था और फिर वहाँ ज्वाइन किया। मैं सोचा कुछ साल करके फिर मैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगी, बट फिर एनडीटीवी में ही मुझे मौका मिला एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कवर मतलब आप करने एज का। ए वो इंटर्नशिप पे गए थे वहाँ पर? मैं प्रोडक्शन में गई थी, ओह, टेलीविजन न्यूज़ प्रोडक्शन में। मतलब फिर एज ए मैंने इंटर्नशिप। रिपोर्टिंग शुरू कर दी। फिर ओके। तो फिर वहीं से देन मेरा उसके बाद जर्नी, हाँ फिर मैं न्यूज़ एंकर भी बनी और फिर मैंने प्रोग्राम भी किया वाइल्ड लाइफ पे। उसका नाम था सफारी इंडिया, आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे, अभी भी है हमारे। मतलब था क्या, किया गया था उसमें एक्चुअली? थोड़ा हम्म। उसके बारे में बताइए। तो उसमें हम बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं कंट्री में, टाइगर रिजर्व्स वाइल्ड, तो वहाँ पर हम गए, हमने देखा। और एनिमल्स का भी, जानवरों का जो हमारे हैं, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लायन है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा बताया व्यूअर्स को, और जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी, जैसे पोचिंग है या जो जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो उसके बारे में। तो हमने एक पूरा सीरीज़ किया था अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग जगहों से। ऐसे कॉर्बेट डॉक्यूमेंट भी की गए थी हर थे, हाँ चीज़ें? डॉक्यूमेंट्री हाफ आवर शो था। ओके। और उसमें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करते थे, हम लोकल्स और जो गांव वाले थे उनसे भी बात करते थे हम। तो वेरियस चीज़ें तो हम पूरा उसका दिखाते थे उसमें। तो कभी हमने कॉर्बेट पे किया, रणथंभौर पे किया, फिर हमने एलिफेंट्स पे, जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत इशू होता है वहाँ पर, क्योंकि एलिफेंट्स वो टी गार्डन्स वगैरह में मूव करते हैं, गांव वाले उन पे पटाखे डालते हैं और ये जलते हुए वो रबर, वो टायर को जला के उन पे डालते हैं उनको भगाने के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसके बारे में बताया कि जिस तरह से एलिफेंट्स, हाथी जो हैं उनके लंबे लंबे, उनको रोज़ चलते रहना, उनके लंबे लंबे रूट्स होते हैं जो 20 साल बाद फिर वो वाला रूट लेंगे। अब अच्छा। वो 20 साल बाद वो वाली जो रूट ले रहे हैं उस पे अब बन गया है, तार आ गए हैं या सड़क बन गई है, दुकानें बन गई या कोई गांव आ गया है। तो फिर वो बेचारे एलिफेंट्स वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो इस सब के बारे में बताने के लिए कि तो मैम, तो वो उस शो करते डॉक्यूमेंट्री, थे। जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट्री की, तो उससे आपने क्या सीखा? थोड़ा उसके बारे में, उसकी की लर्निंग क्या थी? तो जो लर्निंग थी कि जो कंजर्वेशन है तो उसमें सबको मिलके चलना है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि जस्ट ये हम इसको प्रोटेक्ट करें और जो गांव वाले हैं जो आसपास रहते हैं उनको एकदम इग्नोर करें। नहीं, उनको भी जोड़ना है इस पूरे इशू के साथ, कंजर्वेशन के साथ। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये भी हमारा, ये जंगल हमारा भी है। यस, मतलब और फिर वो मदद करेंगे। जैसे अगर कोई पोचर्स आ गए तो वो बता देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अच्छा यहाँ पर कोई जने आ गए थे, ऐसे हो गया था, वो हो गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब मिल कर काम करें कंजर्वेशन पे। लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये
हमको कोई देख नहीं रहा है, बस ये जो बाघ हैं और लेपर्ड्स और हाथियों के बस उन्हीं का देख रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि हमारी भी जो दिक्कतें हैं, हमारी भी जो इश्यूज है, उनकी भी कुछ सुनवाई हो रही है। मैम आजकल देखते हैं जो लायन हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, इनकी धीरे धीरे जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब एक्चुअली टाइगर्स की बढ़ गई है संख्या, तो टाइगर हाँ की बढ़ टाइगर्स गई। की बढ़ गई ओके। हैं। लेपर्ड्स का भी, एलिफेंट्स का थोड़ा है हम्म। इशू, जैसे मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ये जो बढ़ जा रही हैं, जो नंबर्स बढ़ भी जा रहे हैं, तो उनका भी एक इशू होता है। अगर जैसे कॉर्बेट में बहुत ज़्यादा टाइगर्स हो गए या रणथंभौर में, तो फिर वो और जगह ढूंढते हैं फॉरेस्ट, तो वो ज़रूरी है कि उसको इस्टेब्लिश करना, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और ओके। फिर वो कभी अटैक भी कर देते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब इश्यूज़ का देखना बहुत ज़रूरी है, और एलिफेंट्स वगैरह का मैम भी। जैसे आप इन्वायरमेंटलिस्ट रिपोर्टर हो, तो मैम उस हिसाब से मैम हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है? क्योंकि आज के टाइम में देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। बन गई है वो, ऐसे नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आने वाला है, आ गया है। हम हैं क्लाइमेट चेंज के थोड़ा बताइए मैम टाइम इसके पे। बारे तो में। नहीं, जैसे अब हम देख रहे हैं जिस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है एकदम, और इंडिया में ही नहीं, यूरोप में भी फ्लड्स आ जाते हैं एकदम, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। एक्सट्रीम वेदर अकरेंसेस बोलते हैं ये भी। जो हमारे समुंदर हैं वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं इस वजह से। ये जो साइक्लोन्स आते हैं समुंदर से, गुजरात में या बंगाल साइड, महाराष्ट्र साइड, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले होता था कि साल में एक दो आते थे शायद, अब तो हर अदर हम सुनते जा रहे हैं कि ये, और बड़े बड़े स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है जिस तरह। और हमारे पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा हमको फील होगा उत्तराखंड में, बिकॉज हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया है, फॉरेस्ट है जिस तरह से, और पानी कम होते जा रहा है। तो ये सब, और जो एनिमल्स जैसे बोलते हैं टाइगर्स को बचाओ, एलिफेंट्स को बचाओ, तो ये टाइगर बचा के हमारे इतने फॉरेस्ट बच गए हैं, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व बन गए थे। जैसे जिस समय इंदिरा गांधी ने बनाया था टाइगर रिजर्व, उस समय अगर वो नहीं बनाती, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, तो पॉसिबल नहीं था। और अब ओके। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ आप आके टाइगर्स देख सकते हैं, और इतना हमारा वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ वगैरह है मिलने को। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही बोला था कि वो सड़कें जैसे चौड़ी कर रहे हैं कि और पर्यटक आए, और बट हमको क्यों चाहिए इतने सारे लोग आके पर इतना मैम वो तो मतलब कूड़ा डेवलपमेंट की करें। तरफ जा रहे हैं ना। हम्म। वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए तो सड़कें भी बड़ी करनी पड़ेगी ना। बट हमको चाहिए इतनी बड़ी बड़ी सड़कें पहाड़ में, और कुछ जगह बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसको बहुत समझदारी से सड़कें बनानी चाहिए। जैसे पहले जो ब्रिटिश ने सड़कें बनाया, अभी तक बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कुछ सोच के, वो जो जो माउंटेन होता है उसका टेरेन देखकर, उसका सब करके उस तरह से काटा। पर अभी जिस तरह से प्रेशर बन रहा है कि चौड़ी सड़कें बनाओ, तो वो बस डायनामाइट यूज़ करके या पहाड़ काट रहे हैं। अब वो जो अभी सिलक्यारा टनल की बात हुई थी, वो जब फंसे थे लोग उसमें, जब टनल पूरा गिर गया था, वो क्योंकि उन्होंने बिना उसका पूरा देख कर कि इतना वो सॉफ्ट अर्थ था वहाँ पे, मतलब कि एकदम गिरने वाला, तो उन्होंने ठीक से, उनका प्रेशर था कि जल्दी जल्दी करो, टनल बनाओ पहाड़ में। मतलब सही तो तरीके से मेजर नहीं कर पाए हुए। सही साइंटिफिकली उन्होंने नहीं किया। अब ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल बात है। अब देखिए, तो ये सब स्पेशली अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो ये सब हमको सोचना चाहिए। हमको जी डेवलपमेंट भी चाहिए, बट समझदारी से चाहिए डेवलपमेंट। तुम्हारे आई थिंक टूरिज़्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम उसके तरफ थोड़ा जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म भी होना चाहिए। अब जिस तरह से ये कूड़ा प्लास्टिक सब फेंके जा रहे हैं, वो सब हमारे ये गंगा यमुना सब में पहुंच रहा है, तो इसका हमको सोचना चाहिए। जैसे अभी मुझे कोई बता रहा था कि कुछ इश्यूज है जो हम नहीं कह सकते, बट जैसे अब ये कांवड़ यात्रा इतनी बड़ी हो गई है। पहले तो होता था कुछ आते थे अपने गांव से कांवड़ियाँ वो लेके जाते थे, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से आते थे जाते थे। पर अब इतना पैसा उसमें डाला जा रहा है कि और लोग उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका और कुछ काम नहीं है, चलो कांवड़ यात्रा करके आते हैं। वो सब यहाँ आते हैं, और टॉयलेट्स का इंतज़ाम भी नहीं है। अब सोचिए, इतने करोड़ लाख लोग आ रहे हैं, सब इधर उधर रोज़ बाथरूम इधर उधर हमारे पहाड़ों में जा रहे हैं, और वो सब मतलब वो पानी में चला जा रहा है या जो भी। तो इट्स सोचने की बात है, बट मुश्किल है सब बोलना मीडिया को भी, क्योंकि फिर एकदम वो उंगली उठ जाएगी कि आप तो हिंदुओं पे ही कर रहे हो। बट इट्स नॉट दैट। वी वांट कि थोड़ा सोच होना चाहिए, जिस तरह से
पॉपुलेशन या जो चीज़ें हम इनकरेज कर रहे हैं, वेरेज आई फील कि हम पहाड़ में बहुत हमारा टूरिज़्म हो सकता है, बट अच्छा टूरिज़्म, ट्रैकिंग, अगर हम अपने यूथ को ट्रैकिंग सिखाएं, जिस तरह से ट्रैकिंग कंपनी करना या थोड़ा राफ्टिंग करना, बट ऑल्सो समझाएं कि जो भी आप कूड़ा लाते हो वापस लेके अपने वापस शहर ले जाओ। तो ये बहुत, क्योंकि बाहर जैसे हम गए हैं तो वहाँ पे बहुत जंगल या पहाड़ों में जाना होता है, एकदम लिखा है आप एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जाओगे। तो अगर हमने चिप्स खाया, उसका पैकेट आप फेंक के नहीं जाओगे, आप अपने बैग में ही रख लोगे, और जब आप वापस जाओगे तो वो सब कूड़ा कबाड़ा अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि पहाड़ इतना ले नहीं सकते हैं ये सब। तो अब तो जिस तरह से हम होम स्टेज वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए हमको, जिस तरह से यूथ भी इन्वॉल्व हो और ज़्यादा डैमेजिंग भी ना हो। मैम, क्लाइमेट चेंज की अभी हमने बात की थी, तो मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि मेजर रीज़न क्या है क्लाइमेट चेंज के जो आ रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है उससे अगर ये क्लाइमेट चेंज का वजह है क्योंकि हम जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारा जो टेम्परेचर, जो दुनिया का टेम्परेचर, वर्ल्ड का टेम्परेचर, वो बढ़ते जा रहा है। और उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जितने हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और हम कोल, हमारा जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कोल से आती है ज़्यादातर। कुछ तो वो पानी से आता है, बट कोल वगैरह से, तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रिलीज होता है उससे, और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो हमारा प्लैनेट का है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे ओशंस ज़्यादा वार्म होते हैं, स्टॉर्म्स ज़्यादा बनती हैं, मानसून जो हमारा है कभी एकदम बहुत ज़्यादा, जैसे हमने हिमाचल में देखा था पिछले साल, हिमाचल में जिस तरह से एकदम जो बारिश है, ऐसे नहीं कि 3-4 दिन के दौरान आए, वो एकदम एक दिन में इतनी सारी बारिश गिरी कि वो कहीं वो मैनेज नहीं कर सकते, तो वो सारे लैंडस्लाइड्स, सड़कें वो काफी सारी हो गई था, काफी डैमेज हुआ था, बहुत डैमेज, लोग इतने मरे थे। तो ये हम और ज़्यादा देख रहे हैं। पहले होता था शायद कुछ सालों में एक बार, पर अब हर साल कुछ ना कुछ, कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली में ये सब हो रहा है, फ्लडिंग वगैरह। सॉल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन ये सब कंट्रीज़ मिलके बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे, अब बट फिर उसमें हमेशा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो इंडिया, चाइना कहता है कि यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो पहले डेवलप हुए, तो उन्होंने ज़्यादा ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उन्होंने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। अब उनका कहना है कि इंडिया चाइना का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, बट अगर हम देखें पर कैपिटा, पर पर्सन, तो उस हिसाब से बहुत कम है जो इंडिया के पर कैपिटा के हिसाब से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूएस का बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा के हिसाब से। बट इसी सब मामलों में सब लड़ाई चलती रहती है, और फिर कुछ ज़्यादा आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ द आंसर। मे बी अगर टेक्नोलॉजी, अगर यूएस सही तरह से कि उनके पास पैसा है, तो वो रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करें, जो फिर हम शेयर करें और देशों से। हमारा भी गरीब देश है, तो हमारे साथ शेयर करें। हमारा गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री तो है ही। हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं? अब इकोनॉमी में तो अब कह रहे हैं हम 5th चले जाएंगे और ये वो, बट हम डेवलपिंग अभी तक है ना, डेवलपिंग कंट्री। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले जो हमारे 10 या 15 साल हैं वो हमारे ही है। आई होप सो, क्योंकि अब हमारा पॉपुलेशन जो है, अगर हम यूथ को एडुकेट कर पाए और उनको जॉब्स दिलवा पाएँ, और अपने इस सब को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, तो होपफुली हो जाए। बट अभी बहुत चैलेंजेस रहती हैं। अब जो कहते हैं मेक इन इंडिया, उससे काफ़ी कुछ इंडिया में इंडस्ट्रीज़ भी शुरू हुई है। होपफुली वी कैन अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज़। अभी जैसे यूएस और चाइना के बीच में टेंशन है, तो शायद उससे हमारे तरफ और इन्वेस्टमेंट आए और हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। बट अब उस सब के लिए हमारा अभी तक करप्शन बहुत बड़ी इशू है। अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो अब वो करना तो बहुत चाहते हैं, बट जो रेड टेप जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर दस्तखत, वहाँ पे दस्तखत नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैसे देने की ज़रूरत है। तो उससे बहुत, तो जो वो करना चाहते हैं वो पूरा कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि वो इसमें इतना पिट जाते हैं। तो स्टार्टअप्स भी, हम स्टार्टअप्स कहते हैं, बट स्टार्टअप वालों से मैं इतनी बात करी, वो कह रहे हैं इतना मतलब हमको परेशान किया जाता है। क्या मैम थोड़ा बताइए किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं वो? अरे बहुत, जैसे गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से वगैरह, उनको मतलब वो जल्दी जल्दी परमिशन नहीं मिलती। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो
उसी में आदमी पागल हो जाता है कि अच्छा ये भी करना है, उस डिपार्टमेंट के पास भी जाना है, उस डिपार्टमेंट के पास भी जाना है। तो ये बहुत, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि लोग जो करना चाह रहे हैं वो इस्टेब्लिश कर पाए अपने जो भी फैक्ट्री फर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये वो, तो फिर और लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। तो ये दिस इज़ ओके। अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। और जो मैं कही थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, अब जो हुँ, ट्रम्प आने वाले हैं यूएस में, वो हुँ, जीत कर आ गए अभी अगले महीने, हुँ, वो ज्वाइन भी कर जॉइन कर लेंगे, रहे तो हैं। फिर वो तो एकदम इसके फेवर में नहीं है, ये सब क्लाइमेट वगैरह क्लाइमेट चेंज पे के तरफ काम करने के लिए उसके फेवर में नहीं है। तो वो अपना क्या मेरे को कहते हैं। ऐसा लगता है मैम कि हम डेवलपमेंट की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं, पर अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। हमारे बेसिक नीड्स क्या है? हमारी एयर, हवा, हमारा खाना, और एक ये मेरे को यही बेसिक बेसिक नीड लगती है। अगर ये नहीं होंगे, एक दूसरा पानी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हम इन्हीं को ही डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हाँ वही, अब नीड्स के लिए तो सब कुछ है, बट जो ग्रीड है लोगों हम्म, की, वो एक इशू हो जाती है। अगर जैसे अगर कॉर्नर्स कट करना और पोल्यूशन और ये हम्म, सब करना है, तो बट जो मैं कही थी पहले कि डेवलपिंग कंट्री, हम गरीब कंट्री हैं, बिकॉज सबकी ये नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं। इतने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनका मतलब रोज़ दिन में शायद एक बार खाएंगे, उनकी फैमिली एक बार खाएगी, ये बहुत तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और हम उन सबका देख नहीं पाते हैं। तो एजुकेशन आई थिंक पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि एडुकेट हो, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको इनकरेज करने का सही तरीके से, मतलब ऑब्वियसली नॉट कि पोल्यूट करें या वो सब। तो वो रूल्स तो ज़रूरी हैं कि आप ऐसे नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और पानी, आपका गंदा पानी नदी में जा रहा है, ये सब। तो वो चीज़ें देखनी चाहिए, बट बाकी लोगों को मतलब करना चाहिए। और जैसे टूरिज़्म हमारा बहुत बड़ा, हमारे इतना वेल्थ है हम्म, इंडिया में, अगर देखो टूरिज्म काफ़ी है। राजस्थान, साउथ, उत्तराखंड में भी। हम्म, अब जो मैं कही थी टूरिज़्म, बट सोच समझ के वाला टूरिज़्म, और ये नहीं कि लोग बस आ रहे हैं और अब गंदगी करके जा रहे हैं, हम्म। वो वाला टूरिज़्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत मतलब सेंसिटिव टूरिज़्म अवेयर होना होंगे चीज़ों चाहिए। के बारे में कि हम जहाँ पर जा हम्म। रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, वो पहले इसका है, और हमें वहाँ रहना कैसे है। हम्म। आई थिंक। और जैसे जैसे हमारा जो ये चार धाम वाला टूरिज्म है, पहले तो होता था आप अब जिंदगी में एक बार हो आए, ये गंगोत्री या ये केदारनाथ या वगैरह गंगोत्री, वगैरह, बट यमुनोत्री। अब तो हो गया जैसे हर समर्स को जा रहे हैं, पूरा फैमिली लेके जा रहे हैं। तो उस तरह का कभी था नहीं। अब इट्स अ वेरी डबल एज थिंग, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि लोगों की भी बहुत क्या कहते हैं, उत्तराखंड में फिर फ़ायदा भी हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, तो दुकानें ज़्यादा चल रही हैं, उनको ज़रूरत है। बट फिर भी ये सब का थोड़ा सोचना चाहिए कि एक किस मैम, तरह से एक कर सकते जो हैं। न्यूज़ चैनल है वो सोशल मीडिया को कैसे देखता है? अब सोशल मीडिया तो बहुत एक ज़रूरी पार्ट बन गया है मतलब न्यूज़ का। हाँ, तो हम सब जैसे एनडीटीवी हमारा बहुत पहले से हमारा वेबसाइट थी, हमारे हमारे नंबर 1 वेबसाइट थी, और ट्विटर पे भी हम बहुत पहले से हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह। तो हमको सब अब न्यूज़ को, क्योंकि आजकल के बच्चे वो, हम जैसे पहले होता था 9 बजे बैठ के टीवी देखो, हम्म, न्यूज़ अपनी खबरें, वैसे नहीं है अब न्यूज़, सब अब हमको फ़ोन पे आ रहा है। फ़ोन देख रहे हैं तो फिर वो मोस्टली मैम, शॉर्ट्स रील ये ज़्यादा चल रही हैं। सबसे पहले फ़ोन में, मतलब जो देखते हैं, फ़ोन खोलते हैं तो सबसे पहले रील ही देखेंगे, देन शॉर्ट्स ही देखेंगे। ये ज़्यादा रहता है तो फिर आगे। हमको मीडिया को भी अब अडेप्ट करना है, कि पहले होता था कि टीवी न्यूज़ की वजह से प्रिंट मीडिया ख़त्म हो रहा है, कि जो अखबार वाला कल्चर वो ख़त्म हो रहा है। पर अब ये सोशल मीडिया या ऑनलाइन या फ़ोन के वो वेब मतलब इंटरनेट की वजह से इंटरनेट के हमारा टीवी न्यूज़ भी ख़त्म हो रहा है। तो इट्स लाइक, बट आई थिंक ऐसा सब एक ऐसा साथ हो काम। रहा है। अब लोग उतना टीवी देख ही नहीं रहे हैं, टीवी न्यूज़ तो बहुत ही कम देख रहे हैं, मतलब ओके। और वो अपने फ़ोन पे ज़्यादा लेते हैं। तो इवन हमको अडेप्ट करना है, तो जब हम टीवी पे जो न्यूज़ देते हैं, हम फटाफट उसको सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे और ये सब पे भी डाल देते हैं, ताकि लोग वहाँ पे भी देख पाएँ। ओके। तो ये थोड़ा मैंने देखा है अपने पिछले 20 साल में, बहुत तो ये हमको हेक्टिक हो अडेप्ट जाता करना है। है। अब वही तो फिर जो मैं कहती थी बिहाइंड द सीन्स, मैं नहीं करती हूँ, बट जैसे हमारे लोग होते हैं तो वो इमीडिएटली ऑनलाइन डाल देते हैं वगैरह, तो वो पूरा एक और डिपार्टमेंट हमको ज़रूरत ओके। है जो तो मैम, कर ये सकते हैं। हेक्टिक, मतलब जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप ना चाहते हुए कुछ ऐसी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ी है प्रेशर में आके, जो आप नहीं करना चाह रहे थे?
क्या हुआ है कभी ऐसे? अब हो जाता है कभी कभी, अवॉइड भी कर सकते हैं तो कोशिश कर लेते हैं अवॉइड करने का, तो ये सब ये ऑप्शन रहता है अवॉइड करने का? जितना हद तक कर सकते हैं। हाँ। ओके। हम्म। तो ये मतलब कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही है? नहीं, अब तो मैं काफ़ी सीनियर हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके मैम, अब करियर से रिलेटिव बात करते हैं कि मतलब अगर कोई पर्सन है जो मतलब मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है, उसे क्या क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो फर्स्टली बहुत अवेयर होना चाहिए, अपने आप को एडुकेट करना चाहिए, मतलब कि जैसे मैं कह रही थी ना, जिस तरह से नॉट व्हाट्सएप एजुकेशन बट एक्चुअली बी अप टू डेट विद वर्ल्ड न्यूज़, क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, ये सब। और आजकल तो सब भी रिपोर्टर्स बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अपना सबके सोशल कैमरा मीडिया के है, थ्रू सभी सोशल मीडिया रिपोर्टर है। बन सकते। हाँ, बट बहुत इरिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लोग, जिस तरह से हमने देखा था, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे जो उनकी डेथ हुई थी, अब कुछ लोग कहते हैं मर्डर हुआ या सुसाइड, अभी तक सीबीआई ने बताया नहीं है, तो उनको अभी कुछ तक केस चल रहा है? एविडेंस कुछ मिला नहीं है उनको मर्डर का। ओके। उनको ऐसे कुछ नहीं मिला है कि मर्डर हुआ, बट अभी भी यूट्यूब वगैरह में इतने उसको लेकर फेक न्यूज़ और सनसनी न्यूज़ चलाई जाती है, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। पर उस समय मैंने देखा था बहुत सारे सडनली रिपोर्टर्स बन गए, यूट्यूब रिपोर्टर्स, तो वो पता नहीं क्या क्या बातें लोगों को बताते थे कि डार्क वेब है, ये है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है या बॉलीवुड इन्वॉल्व है, पता नहीं क्या क्या सब कहानियाँ बताते थे, बट बहुत इरिस्पॉन्सिबल था उस टाइम। और मैम अभी जब भी लोग अभी भी समझते हैं, पता नहीं लोग अलग अलग कहानियाँ समझते हैं, ओके बट कुछ लोगों का कहना है कि एक एक्टर थे, बहुत ब्रिलियंट थे, थोड़े डिप्रेशन में भी रहते थे वो कभी कभी। उनका डिप्रेशन, वन मस्ट अंडरस्टैंड, एक क्लिनिकल इशू होती है, लोगों को होता है डिप्रेशन, ऐसे नहीं कि मैं बहुत रिच हूँ तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन कुछ मेंटल केमिकल मेकअप की वजह से हो जाता है। तो ओके कुछ लोग का कहना है कि वो भी प्रोन थे, अब वो अकेले थे, वो ओके कोविड का टाइम था, सब अकेले थे, सब सोच रहे थे, अब पता नहीं अगर अगर जेन्युइनली जो कहते हैं कि डेथ बाय सुसाइड था, तो उसके बारे में अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल है तो हमको ये भी बात करनी चाहिए क्या होता है डिप्रेशन, क्यों होता है, किस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई जान पहचान का है कि उनका डिप्रेशन हो रहा है, आप क्या कर सकते हो हेल्प करने के लिए। वो होता है रिस्पॉन्सिबल मीडिया, ना कि कुछ कहानियाँ बनाना और मतलब बस कुछ कि भी मतलब हाँ क्या है, ये है, वो है, कंस्पिरेसी है, किसी का हाथ था इसमें। अब अभी तक ओके हमको नहीं पता, अगर कुछ होता तो सीबीआई आई एम श्योर ढूंढ पाती है, बट अभी ओके तक कुछ ऐसे सामने आया नहीं है। ओके मैम, जब आपने स्टार्ट किया था उस समय आपकी मेंटेलिटी कैसी थी और आज के टाइम में आपकी मेंटेलिटी कैसी है? उस समय आप चीज़ों को कैसे देखते थे और आज आप चीज़ों को अब उस कैसे समय देखते तो हैं? मैं बहुत यंग थी, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग कम थी ऑफ मेनी थिंग्स, बट वन थ्रू एक्सपीरियंस, अब जब तो अब कैसे देखते जनरली हो? समझ, और हम देखते हैं जिस तरह से जो हम बात करते हैं मैनिपुलेशन का, वो भी हम देखते हैं कैसे जिस तरह से होता है मीडिया के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब देखने को मिली हैं, जिस तरह से इंडिया की जो मीडिया है हाँ। वो अब लोग कहते हैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जो वो इश्यूज जो हैं जो लोगों को बतानी चाहिए वो बताती नहीं है, लोगों का दिमाग ज़्यादा ये मंदिर मस्जिद वगैरह में ही बिजी रखती हैं, वो डिबेट्स कराती हैं जिसमें सब लोग चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे पे। तो ये देखने को मिलता है अब जिस तरह से मीडिया पूरी चेंज हुई है मेरे देखते देखते। ओके, तो ये चेंज आया है आपका, मतलब आप मैं कह रही हूँ, मैं देख सकती हूँ मीडिया में ये चेंज हुआ है और मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ है। जैसे मैम शुरू आप में, अब मैं मतलब देखती हूँ, जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था किस तरह से मीडिया होती थी, रिपोर्टिंग होता था, न्यूज़ जैसे होती थी, उस समय मुझे तो वही दिखता था, बट अब इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं देख सकती हूँ जिस तरह से न्यूज़ इस देश में चेंज हो गया है पूरी तरह। मतलब मैम यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब जैसे उस समय तो आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे थे, पर आप एज ए रिपोर्टर हो तो काफ़ी सारे लोगों से आप मिलते हैं, तो अब आप लोगों को कैसे देखते हो, मतलब क्या क्या मेंटलिटी रहती है आपकी? आई मीन जस्ट आई आई कैन अंडरस्टैंड पीपल बेटर, मुझे समझ में आता है अगर कोई मेरे से ऐसी बात कर रहा है क्या वजह है उसकी या क्या क्या। ये स्किल्स इम्प्रूव हुई है आपकी? हाँ बिल्कुल, बहुत इम्प्रूव होती है, वो तो सबके होती है। आप भी अब और बाहर घूमेंगे जाएंगे, आपका भी इम्प्रूव होगा। एकदम फेस वैल्यू पे आप सब चीज़ नहीं, जैसे किसी ने आपको ये बोला तो एकदम यही सच है, यही है, ओके बट नाउ यू रियलाइज कि कुछ लोग, उनका कुछ और वजह होता है कुछ कहने का, तो
वो तो एक्सपीरियंस से हो जाता है कि यू ओके। अंडरस्टैंड। नाउ मैम आपने बुक भी लिखी है। जी, ये है मेरी बुक हम्म, टाइगर सीजन। तो तो मैम इसके बारे में बताइए कि ये लिखने की इंस्पिरेशन कैसे आई और सो मैं बहुत मतलब टाइम से लिखना चाह रही थी किताब। मेरा इतना एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने आपको बताया वो जो शो किया था मैंने हम्म, एनवायरनमेंट और हम्म, एनिमल्स पे, और मैं इतना घूमी थी, मैं इतने इश्यूज देखे थे अप क्लोज। हम्म, तो वो सबको लेके मैंने एक कहानी बनाई है। इसमें एक रिपोर्टर है, बॉलीवुड भी है उसमें, एक एक्टर है, क्योंकि हमने सेवा टाइगर्स कैंपेन किया था जिसमें हमने एक्टर्स को भी जोड़ा था, अमिताभ जी, बच्चन भी जोड़े थे ओके, उस कैंपेन में। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लेके, और फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी, जिस तरह से एक टाइगर फॉरेस्ट गार्ड को अटैक करता है, उसके बाद क्या होता है वो सब। तो मैंने एक स्टोरी के तौर पे, बट वो इश्यूज के बारे में लोगों ओके। को जानकारी देने की कोशिश की है इसके थ्रू। मैम मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे ऑडियंस को या व्यूवर्स को क्या मैसेज शेयर करना चाहोगे? वेल आई थिंक जो मैं मैसेज शेयर करना चाहूँगी, जो मैं, बिकॉज मैं एनडीटीवी में 20 साल से हूँ, मैंने जैसे बोला था पहले, मैंने मीडिया को देखा है, हम्म, जिस तरह से मीडिया बदली है ये इन सालों में, और जिस तरह से मीडिया अब काफ़ी हद तक, काफ़ी चैनल्स जो मीडिया को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर एक प्रोपेगेंडा मशीन बन चुके हैं। हम्म, तो वो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यंग पीपल स्पेशली उनको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ये ठीक है या वो ठीक है, वो भी मतलब दैट्स अप टू यू, बट आपको समझ होनी चाहिए। और जो मैनिपुलेशन होता है उस, अब यंग पीपल को नहीं उसके मतलब लिए फॉल नहीं नहीं करना पता। चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग रखा कीजिए। जैसे मैंने कहा, सनसनी हेडलाइंस जो होती हैं एकदम, उससे आप एजिटेट मत हो, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा, आखिर और हो पढ़ो क्यों रहा है। हो क्यों रहा है, इसके आगे पीछे क्या स्टोरी हम्म, है थोड़ा सा। और हमको एम्पैथी भी होना चाहिए सब, मतलब और लोगों के साथ, ये नहीं कि उसको मारो, अरे उसने ऐसे किया, उसको वहाँ मार देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, घर जला देने चाहिए। सो थोड़ा एम्पैथी होना चाहिए सबका, और क्रिटिकल थिंकिंग, और जस्ट अपने आप को अवेयर रखिए चीज़ों के बारे में। जो भी करे, आपको रिपोर्टर बनना ज़रूरी नहीं है, पर आपको न्यूज़ का थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। और अगर कोई नेता कुछ कह रहा है, आपको समझना चाहिए उसके पीछे क्या कहानी है, समझने की ओके, कोशिश करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, दैट हम्म, एकदम जो आपको कहा जा रहा है आप एकदम उसी को एक्सेप्ट ना करें, थोड़ा सोचिए, मतलब क्वेश्चनिंग समझिए, करें उसके बारे। क्वेश्चनिंग करिए, अगर ये है तो क्यों है, क्या है। तो क्योंकि आजकल बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, व्हाट्सएप में भी आपको मैनिपुलेट करने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं, प्रोपागेंडा बहुत है सब जगह। तो आप थोड़ा सा हमारे जो ये ब्यूटीफुल देश है, जो ब्यूटीफुल उत्तराखंड है, तो सब इश्यूज हमारे भी सामने आ रहे हैं, कुछ कुछ इश्यूज हम्म। उत्तराखंड में, तो थोड़ा सोच समझ के उनके बारे में जानिए। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।